Jai Hind dear students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. And once again we are here with the subject of civics और हमारा चैप्टर चल रहा था थर्ड चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होती है, द पॉलिटिक्स रिलेटेड टू इलेक्शंस क्यों ज़रूरी होते हैं, किस तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ चुके थे। और इसके अलावा हमने लास्ट जो हमारा लाइव क्लास सेशन था उसमें जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि क्या हमारा इलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ पहला जो स्टेप होता है वो होता है सेटिंग अप द कॉन्स्टिट्यूंसीज। पूरे देश को छोटे छोटे पार्ट्स में, हम यहाँ यूनियन लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं तो मैं देश की बात करूँगी। ठीक है, अगर आप सेम प्रोसेस समझना चाहते हैं राज्य के लिए तो स्टेट को छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक एरिया एक कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाता है। इस तरह से मैंने आपको रिज़र्व कैटेगरीज़ का या रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का भी एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जहाँ पर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को कुछ साल के बाद रिज़र्व कर दिया जाता है। किसके लिए? कुछ सालों तक के लिए, ताकि वहाँ पर एक सर्टेन कास्ट या सर्टेन कैटेगरी के लोग ही सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो आपका भारत का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें, या फिर कह लीजिए जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है ना, उस लेजिस्लेटिव सिस्टम में सोसाइटी के हर एक सेक्शन का इक्वल पार्टिसिपेशन हो सके। तो इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिज़र्व भी करते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। जब एक बार कॉन्स्टिट्यूंसीज़ डिसाइड हो गई कि ये निर्वाचन क्षेत्र है, तो हर एक निर्वाचन क्षेत्र से ये तो डिसाइडेड है कि एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आएगा, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए कितने भी लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं जो वहाँ से खड़े होना चाहते हैं किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो लोग अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने का मतलब जहाँ पर कि वो ये इंश्योर करें कि उनको कि लोगों के पास ये चॉइस हो कि वो अगर चाहते हैं तो वो इलेक्शन में एज कैंडिडेट वो खड़े हो सकते हैं, स्टैंड हो सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यही होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, जहाँ पर कैंडिडेट्स अपना कैंडिडेचर कंफर्म करते हैं। एक फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के साथ वो अपने आप को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है कैंडिडेचरशिप के लिए, कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हमारे यहाँ पर इंडिया में इलेक्शन सिस्टम में कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आदमी पूरा अनपढ़ है तो भी वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, और अगर वो इलेक्शन लड़ने पर लोगों के वोट पाता है, जीतता है, तो वो उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव यानी एमपी या एमएलए भी बन सकता है। तो इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम पर कोई बाउंडेशन नहीं है कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कैंडिडेट के लिए? उसको क्या होना चाहिए? मिनिमम 25 इयर्स का होना चाहिए कैंडिडेट के लिए। वोट आप 18 इयर्स के बाद दे सकते हो, लेकिन इलेक्शन आप सिर्फ 25 इयर्स के बाद ही लड़ सकते हो। ठीक, उसके बाद में क्या होना चाहिए? उसके बाद में आप ये देखो, कॉन्स्टिट्यूंसी के नॉमिनेशन का एक फॉर्म आपको दिया हुआ है सैम्पल के तौर पर। ठीक, और इस तरह से ये फॉर्म जो है भरा जाता है पूरा कैंडिडेट के थ्रू, जिसमें वो अपनी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो स्टेप है, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? इलेक्शन कैंपेन। भाई हमने चुनाव प्रचार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, मतलब चुनाव लड़ने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो इलेक्शन कैंपेन यानी कि अब हम उसका चुनाव प्रचार करेंगे, इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेनिंग शुरू करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे
विचारों को जान सकें, समझ सकें और फिर क्या कर सकें, वो लोग हमें वोट दे सकें अगर हमारे आइडियाज़ से, हमारी पॉलिसीज़ से वो एग्री करते हैं तब, ठीक है। और इंडिया में कई सारे इलेक्शन कैंपेन्स जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में चले हैं और बहुत अच्छे अच्छे नारे भी हमारे देश को इन इलेक्शन कैंपेन से मिले हैं। जैसे गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, लोकसभा इलेक्शंस में कब दिया था, 1971 में दिया था, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के लिए इंदिरा गांधी ने ये स्लोगन दिया था गांधी जी के साथ में, ठीक है। इसके अलावा सेव डेमोक्रेसी was the slogan given by जनता पार्टी under the leadership of जयप्रकाश नारायण 1977 में। ध्यान रखिए 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। उसके बाद सेव डेमोक्रेसी 1977 में दिया था जनता पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। और इसके अलावा द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टाइलर, ठीक है, भूमिहीन को भूमि। ये 1977 के जो बंगाल राज्य के जो चुनाव हुए थे असेंबली के, बंगाल स्टेट असेंबली के, वहाँ के लिए लेफ़्ट फ्रंट पार्टी ने ये स्लोगन दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग स्लोगन है वो है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर तेलुगुज़, और ये स्लोगन दिया था TN रामा राव ने, जो कि लीडर हैं तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के, ठीक है। और इन्होंने आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन जो कि 1983 में हुए थे उसमें ये स्लोगन दिया था। तो ये कुछ फेमस स्लोगन्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जहाँ पर उन लीडर्स ने इन स्लोगन को लेकर इतना ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया इन स्लोगन्स को, और इलेक्शंस भी जीते इन स्लोगन्स के साथ में, ठीक है। हर कैंपेन मतलब कैंडिडेट्स जो हैं वो फ्री हैं अपना इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, लेकिन कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन इलेक्शन कमीशन के थ्रू डिसाइड की गई हैं। अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, हमारे इलेक्शन कैंपेन के हिसाब से, ठीक है, हमारे इलेक्शन लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से कोई पार्टी या कैंडिडेट नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ब्राइब या थ्रेटन ऑफ वोटर्स को रिश्वत नहीं दे सकते, धमकी नहीं दे सकते। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, लोगों को कास्ट और रिलीजन के नाम पर उनसे वोट नहीं मांग सकते हो कि हम आपकी जाति के हैं, हम आपके धर्म के हैं, इसलिए हमें वोट दे दीजिए। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अगर मान लीजिए बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, अगला जब इलेक्शन आता है तो बीजेपी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए वो गवर्नमेंट के सारे व्हीकल्स को या फिर जो भी और रिसोर्सेज हैं उनको लगा दें। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए कोई पार्टी यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। spend more than 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election or 10 lakh in a constituency in an assembly election। और किसी भी कैंडिडेट को ये परमिशन नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये परमिशन नहीं है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के लिए जब इलेक्शन हो रहे हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 लाख से ज़्यादा, या फिर जब राज्य के इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट असेंबली के जब इलेक्शन हो रहे हैं तो 10 लाख से ज़्यादा रुपए वो खर्च नहीं कर सकते हैं चुनाव प्रचार में। जो पोस्टर लगाना, होर्डिंग लगाना, रैली अरेंज करना, इन सब में स्टेट असेंबली के लिए 10 लाख और नेशनल असेंबली के लिए 25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स खर्च नहीं कर सकते एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता है, अगर इनमें से किसी भी रूल को डिसोबे किया जाता है किसी कैंडिडेट या उसकी पार्टी के थ्रू, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, तो उसे डिबैर कर दिया जा सकता है, उसके ऊपर पनिशमेंट, फ़ाइन लगाई जा सकती है और बार बार ऐसा करने पर उसे इलेक्शन से डिबैर किया जा सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है सभी कैंडिडेट्स को, जो भी इलेक्शन कैंपेन के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ठीक है। और इस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर पर अपनी पार्टी का प्रोपेगेंडा, अपने इलेक्शन का प्रोपेगेंडा नहीं कर सकती, ठीक है।
सरकारी जो व्हीकल्स हैं या फिर एरोप्लेन्स हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनके थ्रू, किसी के भी थ्रू कोई इलेक्शन के लिए प्रचार वगैरह नहीं करवा सकती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। वंस इलेक्शन आर अनाउंस मिनिस्टर शेल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। एक बार इलेक्शन का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन कर देता है कि इस राज्य में या देश में इतनी तारीख को इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो उसके बाद कोई नई स्कीम कोई भी मिनिस्टर शुरू नहीं कर सकता, कोई भी नया प्रोजेक्ट जो है वो नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि लोग उसके थ्रू इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और उसके थ्रू क्या हो सकते हैं, फिर लोग वोट अपना गलत तरीके से कास्ट करने के लिए लालच में आ सकते हैं। तो ये सारे आपके बेसिक कंडीशंस हैं जो कि इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए ज़रूरी हैं। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, ये नेक्स्ट स्टेप है इलेक्शन प्रोसेस का। देखिए मैं एक बार दोबारा से दोहरा दूँ। फर्स्ट स्टेप सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूंसीज, सेकंड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, थर्ड हो गया इलेक्शन कैंपेनिंग और फोर्थ स्टेप आ गया आपका पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। अब इलेक्शन कैंपेन क्या हो गया, प्रोसेस धीरे से समझिए आप, धीरे धीरे। तो क्या है कि इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो गया, अब क्या टाइम आ रहा है, अब वो समय आ रहा है जबकि इलेक्शन का डे आ गया और वोटिंग करनी है, ठीक है। तो वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर जाएंगे लोग और वहाँ वोट करेंगे। हर एक पर्सन जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटर लिस्ट में नाम है वहाँ पर जाकर वो अपना वोट दे सकता है, ठीक है। पर कैंडिडेट्स को वहाँ पोलिंग बूथ के पास आसपास रहने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, ठीक। और इस तरह से एक हेल्दी इलेक्शन करवाने का काम जो है वो ख़त्म होता है इंडिया में। पहले जो है इलेक्शंस नॉर्मली जो है मैनुअली होते थे, लोग ठप्पा लगाते थे निशान के आगे और फिर उस मोहर को मतलब उस बैलेट पेपर को फोल्ड करके एक पर्टिकुलर तरीके से फिर बैलेट बॉक्स में डाला जाता था। लेकिन अब आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिसको आप ईवीएम के नाम से जानते हो, जिसमें सिर्फ एक बटन दबाना होता है और हमारा वोट उस पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के लिए रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो धीरे धीरे करके इलेक्शन प्रोसेस में भी आती जा रही हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। भारत में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे माना जा सकता है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया की जो इलेक्शन प्रोसेस है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो उसके लिए कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उनको आप ध्यान कर लीजिए। बेसिक फीचर्स क्या क्या है, पहला तो हो गया इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स। इलेक्शन प्रोसेस में जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें से जो गलत नाम है, जो लोग मान लीजिए जिनकी डेथ हो गई है, डिसीज्ड पर्सन है, उनके नामों को कटवा दिया जाए। इसके अलावा जो लोग वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी से चले गए हैं, नहीं रहते हैं अब, उनके नामों को कटवा दिया जाए, ठीक है। और नए जो वोटर्स हुए हैं अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, उनके नाम वोटिंग लिस्ट में मेंशन करा दिए जाएं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है इलेक्शन कैंपेनिंग पर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और रिच कैंडिडेट्स के थ्रू, उसको भी कंट्रोल कर लिया जाए। और नेक्स्ट है आपका इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स। वोटर्स को पोलिंग डे के दिन, जिस दिन इलेक्शन हो रहा होता है, वोट देने जा रहे होते हैं, उस दिन वोटर्स को ललचाने की कोशिश अगर ना की जाए। तो इस तरह से सारे जितने भी जो इलेक्शन प्रोसेस हैं वो इंडिया में बहुत हेल्दी वे में इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के भी अंडर नहीं है। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। वो जब उसको लगता है कि अब 5 साल पूरे हो गए, सूटेबल कंडीशंस हैं, तो अब फिर इलेक्शन करवाया जा सकता है।
और इलेक्शन करवाने के लिए क्या ज़रूरी टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो भी कमीशन के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं ये भी नॉमिनेशन फाइल करते वक्त इलेक्शन कमीशन ही चेक करता है, डिसाइड करता है। और इस तरह से इलेक्शन प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू कंप्लीट की जाती है, जिसमें सारे डिसीजंस जो है इलेक्शन कमीशन के थ्रू स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंट मैनर में लिए जाते हैं, जिसमें कि किसी भी सरकार का कोई जो है इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक, तो ये था आपका 3rd चैप्टर जो कि था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शन से रिलेटेड पॉलिटिक्स। That's how we have completed the reading of this chapter today, and in our next lecture we will start a next chapter। और PDF फॉर्मेट क्वेश्चन आंसर्स का आज शाम को आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा, एंड आई विल शेयर द PDF part of this question answer. That's all for today. Thank you and have a good day.